नमस्कार, आदाब, जय भीम और जोहार। बिहार में नीतीश कुमार भले ही एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन अब तक वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि बीजेपी ने उन्हें करीने से निपटा दिया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शपथ के साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति की चूल हिला दी। उनसे एक तरह से कह दिया गया है कि नीतीश बाबू अब जाइए, लेकिन इतने साल तक हमारा साथ रहा है तो आप एक सम्मानजनक तारीख तय कर लीजिए। बीजेपी ने ऐसा खेल खेला है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते ही हमेशा के लिए अपनी राजनीतिक हैसियत खो देंगे। अब ये होगा कैसे, चलिए जानते हैं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि बीजेपी सुशील मोदी की जगह किसी और को दे, लेकिन बीजेपी ने एकदम 2 नए उप मुख्यमंत्री चुन लिए। इससे पहले बिहार से बाहर ना तो कोई तारकिशोर प्रसाद का नाम जानता था और ना ही रेणु देवी का। ऐसा भी कभी नहीं माना गया कि वो पार्टी को नेतृत्व दे सकती हैं, लेकिन दोनों को चुनना बताता है कि बीजेपी की नज़र कहाँ टिकी हुई है। सबसे पहले तारकिशोर प्रसाद की बात करते हैं। 64 साल के तारकिशोर प्रसाद महज 12वीं पास हैं। जाहिर है तारकिशोर प्रसाद कभी अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन वो बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में खूब सक्रिय रहे हैं। ये बात है 80 के दशक की। कालांतर में वे संघ के रास्ते बीजेपी में समाहित हो गए और अब चौथी बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सीमांचल के कटिहार से आते हैं और उन्होंने RJD के राम प्रकाश महतो को 82,000 वोटों से हराया है। 2015 में भी उन्होंने महतो को हराया था, लेकिन केवल 605 वोटों से। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से खेल बहुत साफ हो गया है। 5 सीट जीतकर उन्होंने ध्रुवीकरण की सीधी लकीर खींच दी है। ओवैसी पर बीजेपी का एजेंट होने के आरोप तो बहुत पुराने हैं। कहा जाता है कि जहां जहां बीजेपी को ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ती है वे ओवैसी को आगे कर देते हैं। बीजेपी तारकिशोर प्रसाद को इस ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा चेहरा बनाने जा रही है। वैश्य बीजेपी का पक्का वोट बैंक है। बीजेपी एक जमाने में बामन बनियों की पार्टी कही जाती थी। वैश्य बिहार में OBC समुदाय में आते हैं। इसी दम पर सुशील मोदी कभी भी बहुत ही लोकप्रिय नेता न होने के बावजूद 13 साल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। पार्टी ने उन्हें हटाकर तारकिशोर प्रसाद को बैठाया, मतलब एक वैश्य की जगह दूसरा वैश्य, और सुशील मोदी की तरह वो भी ABVP की पृष्ठभूमि से आते हैं। सीमांचल में इसका बहुत बड़ा मतलब है। कटिहार में जब तारकिशोर प्रसाद का सरकारी हेलीकॉप्टर उतरेगा तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगेगा और वो प्रतिक्रिया में ओवैसी की तरफ भागेंगे, ऐसा बीजेपी सोचती है। और जब मुसलमान ओवैसी की तरफ भागेंगे तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, नाई, बासी, लोहार, कहार, केवट, मांझी जातीय बुनावट के बावजूद अपने आप को हिंदू महसूस करने लगेंगे। सीमांचल में इसी दम पर पहली बार ऐसी बढ़त हासिल हुई है। सीमांचल हम सब जानते हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। जाहिर है इसे वे बढ़ाना भी चाहेंगे। सीमांचल बंगाल से बिल्कुल लगा हुआ है और बंगाल की कम से कम 33 सीटों पर सीमांचल का सीधा प्रभाव है। ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। और सच तो ये है कि ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ने के लिए बीजेपी को ओवैसी की सख्त ज़रूरत है। पिछड़ी जाति से आने वाले तारकिशोर प्रसाद हिंदू करेंगे और ओवैसी मुस्लिम करेंगे। इसी सूत्र के जरिए बीजेपी बिहार और बंगाल दोनों में जनाधार बढ़ाने का सपना देख रही है। अब आते हैं दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पर। रेणु देवी भी तारकिशोर प्रसाद की तरह 4 बार विधायक रह चुकी हैं। पिछली नीतीश सरकार में भी मंत्री रही थी।
रेणु देवी 1982 में ही बीजेपी मोर्चा में शामिल हो गई थी। रेणु देवी नोनिया जाति से आती हैं और नोनिया अति पिछड़ी जाति यानी ईबीसी श्रेणी में आते हैं। अति पिछड़ी जाति के मसीहा रहे हैं नीतीश कुमार। लालू यादव से इसी वोट बैंक को छीनकर नीतीश केवल 2% कुर्मी जाति से आने के बावजूद 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। महिलाएं अभी तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी वोट बैंक रही हैं। बीजेपी ने रेणु देवी को आगे करके नीतीश कुमार का विकल्प तैयार किया है। महिलाओं की श्रेणी में भी ईबीसी और ईबीसी की श्रेणी में भी, लेकिन ऐसा करके उसने न केवल नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर गड़ाई बल्कि मुकेश साहनी की वीआईपी और जीतन मांझी की हम जैसी पार्टियों की भी नींद उड़ा डाली है। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि ये करके नीतीश जैसे बड़े कद के नेता के बाद वो नेतृत्व विहीन महसूस करेंगे। ऐसे में अगर मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी से बड़ा चेहरा रख दिया जाए तो उन्हें जोड़ना आसान होगा। बीजेपी के इस फैसले से सबसे ज्यादा आहत हुए हैं गाय मंत्री गिरिराज सिंह। बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाकर ये जता दिया है कि पार्टी नीतीश कुमार के बाद की सच्चाई के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उनकी राजनीति के साथ और उस राजनीति में मतलब नीतीश कुमार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के लिए गुंजाइश फिलहाल तो नजर नहीं आती। दरअसल पार्टी किसी भी सूरत में बिहार में अपनी छवि दबंग जातियों की पार्टी की तरह नहीं बनाना चाहती। इससे ईबीसी और महादलित के छिटकने का अंदेशा भी है। इसीलिए बीजेपी तीसरा बड़ा चेहरा बनाएगी नंद किशोर यादव को। वो तेजस्वी यादव की काट होंगे। दरअसल बीजेपी की इस चाल से सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को ही होने जा रहा है। अगर उन्होंने समझदारी के साथ इसका काट तैयार नहीं किया तो बीजेपी ने 3 चेहरों को आगे करके न केवल जातीय व्यूह रचना कर डाली बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। एक और है तारकिशोर प्रसाद जो कि उत्तर पूर्वी बिहार यानी लगभग 25 सीटों वाले सीमांचल से आते हैं, और दूसरी ओर हैं रेणु देवी जो कि हैं उत्तर पश्चिम बिहार से, और नंद किशोर यादव पटना से। जाहिर है नीतीश कुमार बीजेपी के इस दांव से जहां सदमे में हैं वहीं तेजस्वी यादव परेशान। स्वाभाविक है बिहार की राजनीति मुकम्मल तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार के योग से आगे बढ़ चुकी है और इस युग में नए मोहरे भी होंगे और नए मसीहा भी।